Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we'll be dealing with the important newspaper topics from 16th August 2024. So the first article says Navi Mumbai Airport 51% pledged to SBI. सो इन दिस केस फर्स्टली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए इस आर्टिकल में क्या है। जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है MIAL ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। तो ग्रीन फील्ड मीन्स कि इट हैज बीन कम्प्लीटली बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, वहां पे कोई पहले एयरपोर्ट नहीं था। सो दिस इज द मीनिंग। एंड ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे आप और इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करते हो, देन वी कॉल इट सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स टू बी ब्राउन फील्ड। एंड यहाँ पे जब हम फाइनेंसिंग या फिर और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेज कि जो अडानी ग्रुप है दे आर कंट्रोलिंग दिस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उन्होंने जो एयरपोर्ट का 51% स्टेक था वो प्लेज कर दिया है टू SBI, एंड इन रिटर्न उनको जो भी अमाउंट मिला है दैट इज टोटल रुपीज 12,770 रुपीज। वो उनको अब वो उसको फिर से री इन्वेस्ट करेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, या बेटरमेंट ऑफ द सर्विसेज हो सकते हैं। तो बट इट वुड बी रिलेटेड टू द एयरपोर्ट। सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि वेदर दिस मैकेनिज्म इज रियली स्टेबल, इट इज रिलायबल फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड क्योंकि 51% स्टेक है तो दैट अमाउंट हैज टू बी रीपेड ऑल्सो, और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जो जेस्टेशन टाइम पीरियड होगा, द टाइम इट इज गोइंग टू टेक टू जनरेट प्रॉफिट्स, वो थोड़ा ज्यादा टाइम होगा। सो दिस इज वन थिंग है। एंड यही है, ठीक है, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन एक जो पूरा प्रोसेस है। सो ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट्स, जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, एंड डेफिनेटली पोटेंशियल GDP या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट GDP की बात करते हैं, तो इन दैट केस आर प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हैं दे नीड टू बी वेरी क्लियर। उसमें जो एम्बिगुइटी का एलिमेंट है बहुत ही कम या फिर नहीं होना चाहिए, so that again we can attract more FDI investments या even FPI investments की जब हम बात करते हैं for capital market, and they need to be investor friendly policies। investor friendly कैसे हो सकती हैं? तो investor friendly in terms of the application process, whether it is going to be under automatic route या फिर आपको पहले गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता है। उसमें भी एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है कि इतना परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 75% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट। सो इसमें जितना ज्यादा परसेंटेज होगा अंडर ऑटोमेटिक रूट वो इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा। देन जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज है in terms of 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, रोड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो गया, थ्रू विच वी आर अगेन लाइक सागरमाला प्रोजेक्ट है या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट है। these are focusing upon particularly the development of the national highways and expressways, and investor friendly again we are also simultaneously developing the industrial parks, or when we talk about the industrial development corridors or the defense corridors or the dedicated freight corridors. So these are investor friendly, and jitna compliance burden kam hoga that would be investor friendly। compliance burden in the sense कि हमने जो पहले अराउंड 50 लेबर लॉज होते थे उनको अब 4 लेबर कोड्स में हमें उसको स्क्वीज डाउन करके लेस नंबर ऑफ जो लॉज हैं अगेन उसमें, क्योंकि अगर 50 लेबर लॉज होंगे तो उसको समझने में भी प्रॉब्लम होगी, और इतने सारे लॉज को स्टडी करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। सो 4 लेबर कोड इसी डायरेक्शन में एक हम स्टेप बोल सकते हैं। देन यहाँ पे अगेन बाकी बात की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। सो साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे भी एम्फसाइज किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर कि वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स दैट। ये टॉपिक पे हम ऑलरेडी हेल्दी डिस्कशन कर चुके हैं इन डिटेल। सो स्टेट्स के पार्ट पे डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यहाँ पे हम रीजनल इक्वालिटी और रीजनल ग्रोथ की भी बात करेंगे। अभी जैसे कुछ स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूपी होस्ट करता है इन्वेस्टर समिट टू अट्रैक्ट मोर FDI इन द स्टेट। देन सदर्न स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो
आई थिंक आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट्स, मुंबई की हम बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी बाकी स्टेट्स में हम कैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, एक वो पॉइंट भी है। So involvement of local youth is very important here in terms of again job creation। जो बाकी multiplier effects होंगे of the investment वो तो है ही है, जो जनरल हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। सो इन दिस केस हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, तो वहां पे भी इंडिया इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के थ्रू और इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। तो इंडिया सून टू बी द टॉप मेडिसिन एक्सपोर्टर टू यूएस। इसके मतलब आगे एक पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है इसके ऊपर, तो इसको वहीं पे हम कवर करेंगे। कैन मूव टू द नेक्स्ट। हाँ ये रहा, soon to be the top exporter of medicines to US। So this is indicating that जो हमारा vision है of being the world's largest manufacturer in case of generic medicines which are again standard drugs भी हैं and at the same time they are more affordable। जैसे हम जन औषधि केंद्र स्कीम की बात करेंगे तो देयर दीज जेनेरिक मेडिसिन आर अवेलेबल एट 70 to 90% डिस्काउंटेड प्राइस। सो दिस इज द एडेड एडवांटेज दैट जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना इज द वर्ल्ड्स सप्लायर इन दिस केस। सो जेनेरिक मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया इज द लीडिंग producer and manufacturer। So here the role of CDSCO, which is the Central Drug Standard Control Organization, National Pharmaceutical Pricing Authority, in terms of specifically regulating की जो branded drugs भी हैं उनके prices को भी कैसे regulate करना चाहिए। जो even VC की doctor और जो chemist है, जो shops which are selling the medicines, उनका एक nexus है। So उस case में भी we recently saw कि एक ये provision introduce किया गया था कि the doctors they will not be recommending the branded drugs and medicines, they have to recommend the generic drugs so as to reduce the out of pocket expenditure particularly। and और फार्मा सेक्टर में हम क्या बात कर सकते हैं, तो रिसेंटली जैसे हम देख रहे हैं कि जो कफ सिरप्स का एक इशू इमर्ज हुआ था और अगेन उसमें हमें ससेप्टेबिलिटी या ये एक्विजिशन था कि द केमिकल विच इज मिथाइल ऑक्साइड उसको यूज किया गया विच इज अगेन नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो दैट वाज वन थिंग। तो इसलिए CDSCO एंड NP नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। And again, in terms of manufacturing, so we are focusing upon the creation of bulk drug parks। So वहीं उसी एरिया में सारी बेसिक सर्विसेज एंड नेसेसिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सब अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो रिड्यूस। सो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज है दैट कैन बी लेवरेज्ड। तो इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इज डेफिनेटली ग्रोइंग in the magnetic resonance imaging apparatus market also। So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं again the machines which are there, for example जो MRI machines का यहाँ पे example mentioned है। So in terms of manufacturing those machines also, तो यहाँ पे हमारी engineering skills, तो human resource का importance और ज़्यादा increase हो जाता है। and तो हमारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है टू 1.7%, स्पेसिफिकली MRI मशीन्स की यहाँ पे जो मार्केट में बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे हमारे लिए इटली है। तो इन टर्म्स ऑफ अगेन यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक एक्सपोर्ट्स में इटली कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पे अगेन एक और चैलेंज है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज एन इशू। सो इसमें भी अगेन एक और प्रोविजन जो हमने रिसेंटली इस चीज को टैकल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था वो इस जो केमिस्ट है, अगर आपको कोई मेडिसिन बाय करनी है तो यू मस्ट हैव अ प्रिस्क्रिप्शन बिफोर बाइंग एनी जेनेरिक मेडिसिन। वो चाहे सिंपल से सिंपल अभी जो इजीली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स है उसके केस में भी अप्लाई किया जाएगा। तो इंडिया के लिए टॉप 3 सप्लायर्स, वन इज US, देन आयरलैंड एंड देन स्विट्जरलैंड। And also regarding the example of bulk drug parks in India, तो विशाखापट्टनम है in Andhra Pradesh, Hyderabad Pharma City in Telangana, और हरियाणा Pharma City in Haryana। These are the ओके, top। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक।
So farm growth may bounce back to 5% in the financial year 2024-25, जो कि current financial year अभी चल रहा है. So this is we are seeing the member of Niti Aayog, Ramesh Chand sir. So we were very close to achieving the doubling of the farmers' income nationally, as our production had been growing at a historically high rate of 5% for 7 years. So ये पूरा sentence ही बहुत important है, जो इंडिकेट कर रहा है कि फार्मर्स की रियल इनकम इंक्रीज हो रही है. सो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम अचीव्ड इन 2 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो वहां पे क्या स्पेसिफिकली हमने मॉडल फॉलो किया उसको हम स्टडी कर सकते हैं. एंड यहाँ पे अगर हम डेटा देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डबलिंग द इनकम, सो इट हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹58,000 इन 2015-16 प्राइसेस टू ₹1,16,000 कांस्टेंट प्राइसेस, जो कि बेस ईयर प्राइसेस है. by 2022-23 एग्रीकल्चरल ईयर की बात हो रही है, which ends in June. तो जुलाई 1 जुलाई से स्टार्ट होता है and it ends on 30 जून 2023. सो नॉन फार्म इनकम को भी इंक्लूड किया जा रहा है. अच्छा, ये एक्सक्लूडिंग नॉन फार्म इनकम वाला डेटा है, ठीक है. बाकी NSSO is releasing the estimates, so that is there. And if we're talking about जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विच आर नॉट अगेन वॉलंटरी, या फिर जिनको हम इनवॉलंटरी बोल सकते हैं, विच आर बेसिकली नॉट अंडर आवर कंट्रोल, तो उसमें एक मॉनसून हो गया जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन टर्म्स ऑफ द फार्म ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ, या जो सीजनैलिटी वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है कि एक सीजनल सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है. Disguised unemployment is one of the challenges. So in this case, we are talking about the structural shift towards the industrial sector. नॉन फार्म सेक्टर या अलाइड सेक्टर में भी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं. एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री हो गया, एंड देयर द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो 3 रिफॉर्म्स की यहाँ बात की जा रही है जो इन 2 स्टेट्स ने फॉलो किए हैं. सो व्हाट आर द 3 रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का मॉडल कि इनमें क्या स्पेसिफिक था. तो आंध्र प्रदेश में रायतू भरोसा केंद्रास है. ये क्या है? ये वन स्टॉप शॉप्स है फार्मर्स के लिए, जहाँ पे सिंगल रूफ के अंडर ही सारी रेंज की सर्विसेज मिलती हैं. तो वन स्टॉप शॉप्स इन आंध्र प्रदेश. और मध्य प्रदेश में स्पेसिफिक क्या है कि उसमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है. वो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे वर्क करना है यूजिंग द टूल्स एक्सेट्रा. तो इसलिए मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र. तो यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडेड भी मेंशन है. ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज previous financial year में grew at 1.4% in constant terms, which is the slowest since 2018-19. So it can be because of, again, COVID-19 impact and reverse migration to, again, the rural areas, जहाँ पे again employment in the agriculture sector has increased. Then MSP support is one of the measures through which, again, more farm growth can happen. But again, we are talking about is maybe कि जितना कम MSP होगा उतना इट वुड बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द क्रॉप पैटर्न, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि MSP ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स के लिए अगर हम देंगे तो वो भी हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द क्रॉपिंग पैटर्न. एंड देन फूड सिक्योरिटी एंड फूड प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो WTO में नॉर्म्स हैं या जो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग इंडिया, दैट इज वन ऑफ द कंसर्न्स जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को हैम्पर करते हैं. डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ के ऊपर भी आएगा. एक और चैलेंज है NPAs का इन स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज वहां पे भी अगर इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है बट जो डेट बर्डन है फार्मर का दैट इज इंक्रीजिंग. सो उसकी वजह से फार्मर सुसाइड्स के केसेस हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस अपॉन गोइंग फॉरवर्ड. So role of APMCs is important. Digitization of APMCs is one of the reforms. Contract farming को हम कैसे और expand कर सकते हैं, कौन से, like for example horticulture और floriculture वाले areas में हम इसको implement कर सकते हैं, नहीं कर सकते. और जो 3 farm laws थे जो पास हो गए थे बट हम उनको implement नहीं कर पाए because farmers acceptance नहीं था उन laws के regarding, तो उनको कैसे और हम amendments करके
फार्मर्स या जो कम्युनिटी पब्लिक कंसल्टेशन के साथ कैसे उनको हम आगे आने फ्यूचर वाले टाइम में कैसे उसको लेके आ सकते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। So participation of women in labor force is marginal increase. तो पॉजिटिव भी है और नहीं भी है, क्योंकि मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट इंक्रीज हुआ है। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एक यहाँ पे इंडिकेटर है। यहाँ पे 2020 से 2023 तक का हमारे पास डेटा कंपैरिजन है, रूरल और अर्बन के लिए सेग्रीगेटेड। सो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो सिंपल है, वर्किंग जो वर्कफोर्स है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो कैसे चेंज हुआ है, रूरल एरियाज में यू कैन सी कितना ज्यादा डिफरेंस है, मेल का बहुत ज्यादा है 54% एंड फीमेल इज ओनली 30%। देन अर्बन एरियाज में भी सेम, मेल इज एट 55.6%, फीमेल इज 18.7%। मार्जिनल इंक्रीज आप देख सकते हो, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि प्रीवियस जो डार्क ब्लू कलर में है उससे बहुत मार्जिनल, बहुत स्लाइट इंक्रीज हुआ है फॉर द फीमेल्स। And average wage which is received per day by the casual laborers, उसमें भी अगेन वी कैन से कि मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है इसमें, ऑलमोस्ट सब सेम ही लेवल पे 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। So, in rural areas particularly, we see that we use the phrase feminization of agriculture. So, उसको sustain हम कैसे कर सकते हैं, उस sector को हम और formalize कैसे कर सकते हैं in terms of ensuring the credit availability to the female farmers, because that is one of the major challenges that they are facing in terms of even availability या फिर buying the seeds. So, again, we do not perceive, yeah, we do not have that kind of माइंडसेट या थिंकिंग कि फीमेल फार्मर्स वुड बी टेकिंग द लीड जब बात आती है कि डिसीजन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द फील्ड। सो दिस इज वन एरिया। रूरल एरियाज में एसएचजीज का रोल डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, एमएसएमईज में वुमेन पार्टिसिपेशन और इंक्रीज हो सकता है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज डेफिनेटली देयर, कोऑपरेटिव सेक्टर में उनका रोल इंक्रीज हो सकता है। तो ट्रेनिंग द फीमेल फार्मर्स, फॉर एग्जांपल ड्रोन दीदी स्कीम है, व्हिच इज अगेन इंडिकेटिंग एम्पावरिंग द फीमेल, द वुमेन फार्मर्स। एंड वुमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग कैंप्स हो सकते हैं, पर्टिकुलरली चाहे एग्रीकल्चर की बात हो कि कैसे क्रॉपिंग पैटर्न को अगर चेंज कर देंगे या फिर इंटर क्रॉपिंग प्रमोट करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करेंगे, तो क्या बेनिफिट्स हम होस्ट कर सकते हैं। एंड जब अर्बन एरियाज की हम बात करते हैं, तो अर्बन एरियाज में वी कैन टॉक अबाउट फर्स्टली जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो सेफ्टी ऑफ वुमेन है। सो इन दैट केस आफ्टर द कोविड-19 जो एक रेवोल्यूशन हुआ इन द वर्किंग मेथोडोलॉजी, दैट इज वर्क फ्रॉम होम, सो दैट हैज समवेयर हेल्प्ड इन डीलिंग विद दिस कंसर्न, वर्क फ्रॉम होम, और एक जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला एलिमेंट है दैट इज इन एडेड एडवांटेज है। देन गिग इकोनॉमी, the role and the expansion and growth in gig economy, their women participation can definitely increase. More women leaders or CEOs, so they are definitely inspiration and they can guide us better. Even if we want to increase their participation, particularly private sector or corporate sector, so how it can be done, या जो women leaders है they should take the lead because they have gone through all the challenges, and क्या changes होने चाहिए, so that needs to be firstly discussed and then implemented. Further So discussion. equal pay for equal work, हाँ ये कुछ challenges हैं। और जब डिफरेंस की बात करते हैं बिटवीन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो अभी वर्किंग है वो तो काउंट होते ही हैं, विद देम जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट को सीक कर रहे हैं इवन दे आर काउंटेड, और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसके रेफरेंस में जितने काम कर रहे हैं दैट इज काउंटेड, और जो सीक कर रहे हैं। लेकिन जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है उसमें इट इज एम्प्लॉयड पर्सन्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन LFPR एंड WPR। राइट, वहां पे टोटल पॉपुलेशन है रेशियो में, यहाँ पे वर्किंग फोर्स है रेशियो में। China economy fails to lift up, so we are seeing कि in a way Chinese economy is struggling to
grow strongly because challenges includes over capacity. आप produce तो इतना कर सकते हो, but because Chinese economy is driven by external demand, जो trade है. अगर बाहर की economies में demand कम हो जाएगी तो आप कितना ही produce कर लो, आप उसको sell off ही नहीं कर पा रहे हो, तो inventory built up हमें देखने को मिल रहा है, which will be directly impacting the jobs also, कि अगर आपका प्रोड्यूस ही सेल नहीं हो पा रहा है तो आप आगे आने वाले टाइम पीरियड में अपनी एम्प्लॉयमेंट कम कर दोगे, फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं. बट चाइना इज अगेन इक्वली फोकसिंग अपॉन कि एआई सेक्टर में कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. जो इमर्जिंग एरियाज है, सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे चाइनीज एक तरीके से जो मोनोपोलाइजिंग पावर है उसको, अपनी पावर को इंक्रीज करना चाह रहा है, या इवन इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, बिकॉज चाइना अभी फोकसिंग अपॉन दी एक्सपोर्ट या फिर उसमें हर्डल्स क्रिएट करने के बजाय इट इज इम्पोर्टिंग द क्रिटिकल मिनरल्स, सो दैट जो बाकी कंट्रीज के पास सप्लाई क्रिटिकल मिनरल्स को जितना भी है वो और रिड्यूस हो जाए, और चाइना के पास जो हेजेमोनिक पावर है इन दिस केस वो और इंक्रीज हो जाए. सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन creating further disruptions internationally अगर हम बात कर रहे हैं. Then we are also seeing कि FPIs, they have recently turned out to be net sellers from Chinese economy, so it indicates they are moving out of China's economy and investing in other countries. China plus one strategy also, we are seeing this is also indicating the same thing कि the companies are maintaining their presence in China, but they also want to diversify the risk by having presence and leveraging the market share in different countries like India, Vietnam या Cambodia या Thailand की जब हम बात करते हैं in Southeast Asian countries. So surprise slowdown in the fixed asset investment to 3.6%. Fixed asset investment, for example, FDI, that is also been reducing in China. So seasonal uptick देखने को मिल रहा है in the stock market, but that is again seasonal. And apart from this, industrial production has softened slightly, even as it continued to outpace the consumption. And offshore yuan held on to early losses after the data, so even the currency is also weakening. So China's economy is right now valued at $17 trillion. So overall loss of dynamism, जो diversity again is an added advantage for India's economy, because we are a diverse country, we are a labor surplus country, we have skilled labor at the same time. So these are the things, and we are a developing countries at the same time. So there are more opportunities. We're one of the largest market, having one of the largest population in the world. So deterioration of even the consumers and businesses turn increasingly pessimistic for China's case. So momentum has slowed down, and जब हम UK की economy की बात कर रहे हैं तो it is growing strongly in Q2. So this is a good thing, because UK में we were seeing कि जो financial mismanagement of funds हो रहा है even on the part of the public sector, that had become one of the major concerns there for the economy, which would be having definitely repercussions on all the sectors in the economy, because centrally अगर हम देख रहे हैं कि financial mismanagement हो रहा है, debt burden is increasing, आप और debt भी ले रहे हो साथ में, तो चीजें problematic होंगी definitely. So but now we are seeing strong growth. तो earlier we were seeing कि दो economy यूरोप में specifically monitor कर रहे थे हम, एक UK और एक Germany, where we were seeing कि the last 3 quarters में the growth was negative. So that is also one of the indicators कि whether the economy is in recession or not already. But यहाँ पे अभी we are seeing strong growth, तो might be possible कि आने वाले टाइम में और पॉजिटिविटी हमें देखने को मिले. Next is Ola Kritrim to launch India's first chip by 2026. So here it is regarding Bhavish Agarwalji, who is the founder of Kritrim. So he is also founder of Ola, and यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट फैमिली ऑफ AI चिप्स, जिसको हम बोधी बोलेंगे, द नेम इज बोधी फॉर AI, सर्व फॉर जनरल कंप्यूट और ओजस फॉर एज. So these have been started developing, or 26 तक they will be created, Bodhi, which is the first chip. And this was announced in Sankalp 2024, जो इलेक्ट्रिक एनुअल इवेंट था ओला का, उसके अंडर में. अब इसमें स्पेसिफिक इंक्लूजन्स क्या क्या है? एक तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की हम बात करते हैं, जो करंटली सपोर्ट करता है ओवर 10 इंडियन लैंग्वेजेस, और इससे और ज्यादा ऐड हुई.
तो अगेन एजुकेशन, रीजनैलिटी, कल्चर एक्सेट्रा इन सबका प्रमोशन होगा. फर्दर, वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड स्टोरेज, AI पॉड्स, AI स्टूडियो, मॉडल कैटलॉग, ये सारी चीजें यहाँ पे जो कि स्टोरेज से रिलेटेड, फैसिलिटीज से रिलेटेड, दे ऑल विल बी इंक्लूडेड हियर. टॉप अगर हम एक्ट्स की बात करते हैं रिगार्डिंग AI, तो फर्स्ट वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, that becomes important. Further, telecommunication act, that also becomes important regarding AI. और फिर PLI, DLI, that is production linked incentives or design linked incentives, they are specific for the chip manufacturing. तो एआई के केस में जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट रोल कैन इंडिया प्ले इन द एआई रेवोल्यूशन, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज फॉर एग्जांपल जो बिग टेक कंपनीज हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, यूएसए में जो रिसेंटली इट हैज टर्न्ड आउट टू बी द बिलियनर कंपनी इन वेरी शॉर्ट टाइम. सो बाकी जो बिलियनर कंपनीज वो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एंड एनवीडिया हैज टर्न्ड आउट टू बी द थर्ड वन. तो वहां पे वी आर सीइंग देयर इज स्पेशल स्पेसिफिकली या स्पेशलाइज्ड फोकस अपॉन द एआई रेवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, या सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें तो देयर इज हैवी इन्वेस्टमेंट. बट एट द सेम टाइम जब हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो वो वेयर इज इंडिया इन ऑल दिस दीज सेगमेंट्स. या इस केस में भी जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं तो वेदर इंडिया वुड बी अगेन would be accepting the foreign innovations, or it would be somewhere driven by India also. So what steps has Indian government taken या private sector का क्या role है? So we have recently launched the National Strategy for Artificial Intelligence under Niti Aayog. So there we have stated हमारा vision है of being a global leader in AI, in which all areas AI application in healthcare, agriculture, education, and smart cities. And in particularly defense applications, we have again established Center for Artificial Intelligence and Robotics under DRDO. So this is for the defense sector applications particularly. Then in case of the startup revolution also that we have seen post 2020. So in that case also we are focusing upon cloud computing, large language models, and AI powered solutions for healthcare and agriculture particularly. Then in India also major tech companies जो हैं, they have set up their AI research centers. Even जो big tech global companies है, Google, Microsoft, IBM for example, they have set up their AI research centers in India. तो जो हमारी local AI advancements हैं, technology transfers हैं, जो innovations होंगी, equitable sharing of the results, उस पे अगर focus किया जाएगा तो that would definitely help even इंडिया, या इंडिया का एक ये रोल हो सकता है. एंड देन जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं या बाकी एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो देयर रोल ऑफ IITs इज इम्पोर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc इज इम्पोर्टेंट. सो दे आर ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व राइट नाउ ऑल्सो जब हम रिसर्च इन AI प्रमोशन की बात करते हैं, तो दे आर बिल्डिंग डेडिकेटेड AI डिपार्टमेंट्स. And global collaboration में we are like India is having a global collaboration with Japan, which is focusing upon AI and robotics. And also one more scheme is there regarding semiconductors, which is SPECS, Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors. So this Yes, was. and इस केस हमने देखा है कि अभी टाटा ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया है इन असम टू बिल्ड अगेन अ सेमीकंडक्टर प्लांट व्हिच वुड बी फोकसिंग अपॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चिप. तो सेमीकंडक्टर चिप्स में भी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स है. एक है पर्टिकुलरली डिजाइनिंग का जो इंडिया अभी फोकस करना स्टार्ट किया है, जिसपे अगेन हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली लाइन पे सिर्फ फोकस कर रहे थे. तो डिजाइनिंग बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा. So उसमें भी critical raw materials की availability है in the end, which would be driving this thing, and the Chinese monopoly. So let's see कि उसके लिए क्या solution निकल के आएगा, कि उसमें अभी हम import dependent है. Next is facing ban. SBI and PNB in talks with Karnataka government to resolve issue amicably. तो here the issue is that जो कर्नाटका का फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ऑर्डर इशू करा था
which asked all the state government departments to close accounts with SBI and PNB. तो ये क्यों हुआ, इसका मेन रीजन ये था कि एक डिनायल हो गया था टू रिडीम द ₹12 करोड़ जो कि कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने डिपॉजिट करे थे, और जिसमें कि एक काइंड ऑफ एक अलेजेड स्कैम था इन्वॉल्विंग बैंक एम्प्लॉयज रिगार्डिंग दीज टू banks at SBI and PNB. So इसके regarding this step was taken here for the ban. Mansi, you can add on the steps and क्या इसमें हो सकता है और it was the So we issue. are already seeing कि bank they are struggling with attracting more of deposits. और इस time पे SBI is under the category of too big to fail. Plus public sector bank है State Bank of India. तो अगर इन दो बैंक्स में हमें ऐसे इंस्टेंस देखने को मिल रहे हैं कि दे आर स्ट्रगलिंग टू रिडीम ₹12 crores, which is not a big amount for particularly the banks. So there is again this needs to be firstly looked into properly कि what is the actual reason behind this and adequate steps फिर बाकी ले सकते हैं. तो mismanagement या फिर mismanagement of the funds on the part of banks भी देखा जा रहा है. तो और क्या फ्यूचर में अगेन आरबीआई का रोल हो सकता है टू रिड्यूस सच टाइप्स ऑफ अगेन डिफॉल्ट हो गया या फिर कि बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम कैसे और फॉलो कर सकते हैं और क्या नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बेसल नॉर्म्स को क्या प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है. सो दैट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. और इम्पोर्टेंट अगर हम बॉडीज की बात करते हैं जो ये कर सकते हैं, सो अगेन फर्स्ट वी हैव टॉप नॉच RBI, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर कैग की हम बात कर सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड. और एक्ट की अगर बात करते हैं तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज बेसिक. Next is humanoid robot Anushka is a sum of dump-yard parts. तो यहाँ पे हम वेस्ट टू इनोवेशन का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वहां पर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने ये ह्यूमनॉइड रोबोट अनुष्का को क्रिएट करा. This can be a तो हम ये model. बोल सकते हैं जो टर्म हम यूज करते हैं इंडिया के लिए, इंडियाज जुगाड़ या इंडियन जुगाड़ जो हम बोलते हैं, उसका भी एग्जांपल हो सकते हैं. बिकॉज डंप यार्ड पार्ट्स या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनसे हमने ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप किया है. दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग ट्रू डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. जो आपके पास अगर इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स होंगे, आपके पास फंड्स होंगे एंड उसके बाद आपको इनोवेशन करते हो कंपेयर टू दी चैलेंजेस. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो इंडिया का मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल या सबसे कम बजट में हमने उसको डेवलप किया एंड दैट वाज सक्सेसफुल आल्सो इन द फर्स्ट मेथड या फिर फर्स्ट गो ओनली. एंड ऑल्सो रिगार्डिंग ह्यूमनॉइड इटसेल्फ, तो सबसे पहला इंडिया में जो ह्यूमनॉइड रोबोट था 3D प्रिंटेड, इट इज कॉल्ड मानव, और ये IIT बॉम्बे में अनवील करा था टेकफेस्ट में इन 2014-15. तो मानव, वी कैन रिमेम्बर द नेम, 3D तो प्रिंटेड. गगनयान मिशन में भी जैसे हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर वहां पे भी पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेंडिंग द ह्यूमन बींग्स. The green trifecta. So here this article is mainly regarding the energy transition, green energy transition. और इसमें जो मेजर 3 स्टैंड्स हैं यहाँ पर इन द रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें रूफटॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करते हैं, और जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है इन द बिगिनिंग इट विल ऑब्वियसली बी हाई बट सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट होंगे दैन द करंट कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है उसकी जब हम बात करते हैं. तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को वी आर लिंकिंग विद दिस एंड इंक्रीजिंग द प्रोजेक्ट्स. जैसे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इन इट्स वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में बताया कि जो टोटल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है मेड और डिसाइडेड बाय प्राइवेट हाउस होल्ड्स वो डबल हो गई है. 2015 में इट वाज 9%,
प्राइवेट हाउस होल्ड की जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट थी, और अब वो 18% हो गई है। तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस का बहुत ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे देखा जा रहा है। टॉप स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एंड गुजरात, दीज आर द टॉप स्टेट्स जिनमें के रूफटॉप सोलर प्लांटेशन हो रहा है। टॉप सिटीज बीइंग सूरत एज वन ऑफ। सो यहाँ पे एक चीज ये भी, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेक्स ओवर ओपेक्स। तो होते क्या है ये दो टर्म, कैपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स इज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो व्हाई कैपेक्स इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज कैपेक्स डायरेक्टली हेल्प्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इज जो आपको ऑपरेशनल या ऑपरेशंस कैरी आउट करने में जो कैपिटल आपको हेल्प करेगा। तो एक तरीके से वो भी कैपिटल वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर ही आता है, बट उसका अगेन हम बोल सकते हैं एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपको ऑपरेशंस कैरी आउट करने में हेल्प करता है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस या जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। बस एक ये यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट है। बाकी ग्रीनियम लिखा हुआ है, व्हाट इज ग्रीनियम? प्रेरणा एक्सप्लेन कर दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? I can guess it is related to green bonds. हाँ, ग्रीन बॉन्ड्स एक एग्जांपल होगा। ग्रीनियम इज ग्रीन प्लस प्रीमियम। तो Hmm. जो सपोज रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जो पर्टिकुलरली ग्रीन एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, तो उन प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो दैट इन दैट केस वी आर यूजिंग द टर्म कि यू हैव अ सर्टेन ग्रीनियम, बिकॉज आपने फर्स्टली ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर कम इम्पैक्ट होता है, दैट वुड बी हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन emissions, the greenhouse gases emissions. So that is the green premium. ग्रीन प्रीमियम नॉट नेसेसरली कि आपको इससे हाई इंटरेस्ट आप अर्न कर पाओगे आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, बट आउट ऑफ वी कैन से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो एक वो ग्रीनियम है। और कार्बन क्रेडिट भी इसका एग्जाम्पल हो सकता हाँ, कार्बन क्रेडिट भी हो सकता है, ग्रीन बॉन्ड्स भी हो सकती है, है। और बाकी कार्बन ट्रेडिंग या जो कार्बन मार्केट है, कार्बन सर्टिफिकेट्स भी आते हैं, ग्रीन ग्रीन क्रेडिट की हम बात करते हैं, तो ये सब ग्रीनियम से रिलेटेड है।